नमस्कार, प्रॉपर्टी बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तानिया बडोला। अफोर्डेबल हाउसिंग, आज की डिमांड अफोर्डेबल हाउसिंग ही है, यानी सस्ते घर जिनकी डिमांड दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही है। लेकिन डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने की वजह से जैसे ही ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, इसके एक हफ्ते के अंदर अंदर इन प्रोजेक्ट्स की बुकिंग फुल हो जाती है। उधर अब एक अच्छी खबर यह है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने हर बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट्स में 20 से 25% यूनिट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए बनानी जरूरी कर दी है। वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर आजकल जमकर धोखाधड़ी भी हो रही है। सस्ते घर के नाम पर बिल्डर लोगों से अतिरिक्त चार्ज लगाकर पैसे वसूल कर रहे हैं। आज प्रॉपर्टी बाजार में हम आपको बताएंगे कि सस्ते घरों में निवेश करने से पहले क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा, साथ ही हमारे साथ हैं एक्नॉन ग्रुप के एमडी कुशल देव राठी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए प्रॉपर्टी बाजार की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर प्रॉपर्टी हेडलाइंस पर। नोएडा अथॉरिटी ने शुरू किया कॉल सेंटर, शहर के विकास के लिए फोन कर सकते हैं शिकायत। जीडीए को गोल्फ कोर्स, सिटी फॉरेस्ट और हसनपुर झील के प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट तेज करेगा, कई कंपनियों ने दिखाई रुचि। फरीदाबाद में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तेज, निगम ने गिराए कई अवैध निर्माण। और गुड़गांव में हुडा ने सेक्टर 52 से 57 रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, 2 दर्जन अवैध मकान गिराए गए। दिल्ली एनसीआर में अब आम आदमी को सस्ते घर आसानी से मिल सकेंगे। सस्ते अफोर्डेबल प्रोजेक्ट से हाथ खींच चुकी अथॉरिटीज को अपने इलाके में बनने वाले कुल प्रोजेक्ट्स के 20 से 25% तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स बनाने जरूरी होंगे। इसके साथ ही सस्ते घर खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीआर में पिछले कुछ समय में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी है। इसमें डिमांड इतनी है कि प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के कुछ हफ्ते में ही फ्लैट्स 80 से 100% तक बुक हो जाते हैं। ये दावा खुद डेवलपर्स का है। धीरे धीरे अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा भी बदलती जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब अब 7 से 12 लाख रुपए के ऐसे घरों से है जिनका आकार 200 से 300 स्क्वायर फीट तक का होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग शब्द जितना सरल है, इसमें दांव पेच उतने ही ज्यादा है। आइए देखते हैं कि अफोर्डेबल घर खरीदते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप जब घर लेने जाते हैं तो अफोर्डेबल के नाम पर आपको काफी कुछ बताया जाता है। सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आप जब चाहे इसे बेच सकते हैं, लेकिन आप बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कोई फैसला ना लें। कई बार सस्ते घर के नाम पर आप फंस भी सकते हैं। आप सिर्फ प्रोजेक्ट या घर का चुनाव कागजों पर ही ना करें। जब तक आप साइट यानी कि जहां घर बन रहा है उस इलाके का दौरा नहीं करते हैं, हकीकत से वाकिफ नहीं हो पाएंगे। आपसे बिल्डर कुछ और चार्जेस ले सकते हैं। ये चार्जेस कई नाम से, मसलन पार्किंग, कवर्ड पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, मेंटेनेंस आदि के रूप में लिए जा सकते हैं। इन चार्जेस को घर की कीमत से अलग ना समझें। इन बातों के बाद बात जमीन के कानूनी पहलू की आती है कि किस जमीन पर आपका घर बना है और उस पर किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं। बिल्टअप एरिया, कारपेट और सुपर बिल्टअप एरिया का भी ध्यान रखें। घर खरीदने से पहले कुछ समय तक बाजार पर नजर रखें और देखें कि ट्रेंड्स क्या हैं, या वो किसी तरह से बदल रही हैं या नहीं। बिल्डर सेलेबल एरिया या कारपेट एरिया के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं ले रहा। घर खरीदते समय आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति का पूरा ध्यान रखें। बजट के साथ साथ फाइनेंसिंग की बात हो तो उसका पता भी पहले से ही करके रखें, ताकि बाद में आप आने वाली परेशानी से बच सकें। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल टीवी। तो ये हमारी रिपोर्ट थी जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या सावधानियां आपको अफोर्डेबल हाउस खरीदते समय बरतनी चाहिए। ये सावधानियां आपको वैसे जब भी आप निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में जब भी जाते हैं, तो ये तमाम जो सावधानियां हैं ये आपको बरतनी चाहिए। बहरहाल आज हम बात यहां पर करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग का कि कितना फायदा मिलेगा। जो अभी एनसीआरपीबी ने कहा है कि 20 से 25 यूनिट्स होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस एलआईजी जो है उनकी यूनिट्स बननी चाहिए। इसका कितना फायदा मिलेगा और क्या बूस्ट हो पाएगा इससे जो अफोर्डेबल की डिमांड, अफोर्डेबल हाउसेस की जो डिमांड बढ़ रही, डिमांड लगातार बढ़ रही है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, तो कितना फायदा इसको मिलेगा, यही आज हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टी बाजार में। कुशल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग
बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में। अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लायर्स के मुताबिक नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों का पलायन दिल्ली एनसीआर की तरफ हो रहा है, तो इस आबादी के बढ़ती हुई डिमांड को मीट करना उतना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार और सरकारी एजेंसीज इसमें हेल्प करें तो जरूर इतनी जगह है चारों तरफ दिल्ली एनसीआर के और शहरों में कि ये जगह पे घर बनाए जा सकते हैं। सरकार को पहल करनी होगी, उनको ऐसा कोई बेसिक मजबूत कदम उठाना होगा जिससे बिल्डर्स और अदर कंपनीज आ सके और लोगों को उनका एक घर प्रोवाइड किया जा सके। प्रदीप जी, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अभी एनसीआरपीबी ने ये कहा है कि आप जहां पे भी यूनिट बनाएं आपके 20 से 25% एलआईजी और ईडब्ल्यूएस होनी चाहिए। इससे कितना फायदा मिलेगा? देखिए, कानून बनना और कानून को इम्प्लीमेंट होना, दोनों में चीजों में फर्क आता है। अब तक भी ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन ऑलरेडी रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उन तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती है। इन्वेस्टर्स मार्केट में बहुत ज्यादा होते हैं, वो उस चीज को पहले ही बाय कर लेते हैं। कई जगहों पर देखा जाता है कि डेवलपर प्रॉपर तरीके से उनकी अलॉटमेंट भी नहीं करते हैं। अब वही चीज अब जो सामने आई है 20 से 25%, पहले वो 5% तक था, लेकिन अब वो 20 से 25% आया है। लेकिन ये आने से ही काम नहीं होगा। देखिए, अथॉरिटीज ने अपना स्टेप अपनी तरफ से बहुत अच्छा उठाया है कि एक आम आदमी को भी उसका घर का सपना पूरा हो सके और एक रीजनेबल कॉस्ट भी हो सके। उसमें डेवलपर को की कॉस्ट भी लिमिटेड कर दी जाती कि उस कॉस्ट से ऊपर भी वो नहीं बेच सकते। लेकिन वो फाइनली बायर्स के पास, जो एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उन लोगों के पास वो पहुंच पाएगा भी नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब तक ये चीजें प्रॉपर तरीके से ना हो पाए तो ऐसा आने पर भी, ऐसा कानून आने पर भी कोई खास फैसिलिटी मेरे को नजर नहीं आ रही है। जी चलिए, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी से परे हटकर अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करते हैं कि हम 30 से 35 लाख तक के घर की तलाश अगर कोई करता है तो, लेकिन क्या अब ये अफोर्डेबल हाउसेज अफोर्डेबल रह गए हैं या सिर्फ इनका आगे नाम लगाया जाता है? इतने अलग अलग तरीके के इसमें टैक्सेस लगाए जाते हैं, चार्जेस वसूल लिए जाते हैं, तो अफोर्डेबल अब सिर्फ कहने के लिए रह गया है? देखिए ताने जी, अफोर्डेबल बेसिक प्राइस को दिखाया जाता है। डेवलपर कभी भी एडवर्टीजमेंट करता है तो बेसिक प्राइस के ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, प्राइस लिस्ट, ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट, ये सारी चीजें हम हमेशा कहते हैं कि आपको देख के प्रॉपर्टी लेनी है, चीजों को समझ लेना है। अगर वो चीजें आपको सूट कर रही है तभी आपको प्रॉपर्टी लेनी है। जैसे एडिशनल चार्जेस डेवलपर अगर आपसे वसूल कर रहा है तो वो पहले रिटर्न में भी आपको दे रहा है कि ये चार्जेस हमारे हैं, हम आपसे एडिशनल चार्जेस भी लेंगे। अगर आपको वो टोटल आपके बजट में आ रहा है तभी किसी टाइप की प्रॉपर्टी को बाय कीजिए। बेसिक प्राइस देख के कभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट मत होइए कि हाँ प्रॉपर्टी बहुत रीजनेबल है और अफोर्डेबल है। टोटल अपने बजट को टोटल कॉस्ट के साथ कंपेयर कीजिए। अगर उसके बाद आपके बजट में आ रहा है तो ही आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। और कुशल जी, आपसे जानेंगे कि कितना मुश्किल है आज के टाइम में जब इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अफोर्डेबल हाउसिंग में जब कोई भी बिल्डर जाता है, कोई भी डेवलपर जाता है, उसके सामने क्या क्या परेशानियां आती हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉल हम ले लेते हैं। हमारे साथ राजीव जी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राजीव जी, पूछिए, क्या है आपका सवाल? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, पूछिए सवाल। मैंने एक फ्लैट बुक किया है, एक ये जेबीजी इंद्रप्रस्थ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है ग्रेटर नोएडा में जी। इनका एक ग्रीन एवेन्यू के नाम से एक इनका प्रोजेक्ट है, ग्रीन एवेन्यूज। उसमें मैंने फ्लैट बुक किया है। एक तो मैं जानना चाहता हूँ ये बिल्डर की कैसी इनकी रेपुटेशन है, कैसा, किस प्राइस पे किया है आपने? प्राइस भी बताएं राजीव जी, कितने में किया है आपने ये बुक? मैंने ये 22.25 लाख में। 22.25 लाख में आपने ये 995 स्क्वायर फुट इसका टोटल सुपर एरिया जो है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है? इन्वेस्टमेंट कैसी है और ये बिल्डर कैसे हैं। सेकंड थिंग मैंने ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जब इनिशियल बुकिंग करी थी तो पार्किंग के पैसे जो है 1 लाख रुपए पार्किंग का अलग से इन्होंने अपने फॉर्म में शो किया था। बाद में इन्होंने दूसरा फॉर्म हमारे को मेल किया, उसमें जो है बेसिक कॉस्ट जो है, बेसिक प्राइस बढ़ा दी और वो पार्किंग के पैसे हटा दिए। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी देखिए, कान को इधर से घुमा के पकड़िए, उधर से घुमा के पकड़िए, बात तो एक ही है। आपसे पार्किंग के पैसे चार्ज किए जाने हैं, वो पार्किंग के नाम पे किए जाए या फ्लैट की कॉस्ट बढ़ा के किए जाए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है और वो जिस लोकेशन पे प्रॉपर्टी इस वक्त लोकेटेड है उसके चारों ओर इस प्रॉपर्टी का क्या प्राइस, और ऐसी प्रॉपर्टी अगल बगल में या किसी और बिल्डर डेवलपर के यहाँ किस भाव में मिल रही है। अगर वो भाव सूट करता है आपको तो आपने जहां लिया है बिल्कुल सही लिया है।
तो चलिए, आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आपको सूट करती है, आपको लगता है कि ठीक है आपकी लोकेशन वाइज, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए सही होगी। एक चीज और इन्होंने जाननी चाहिए कि जी। डेवलपर कैसा है। डेवलपर देखिए, डेवलपर लेने के बाद आप पूछ रहे हैं कैसा, मैं कहूंगा लेने से पहले ही अगर कुछ आप स्टेप्स ले लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आप उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं जहां पोजीशन दे चुके हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वहां जाके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख सकते हैं, जहां पोजीशन मिल चुका है वहां आके लोगों से बात कर सकते हैं कि आफ्टर पोजीशन लोगों को कोई परेशानी फेस करनी पड़ी या नहीं पड़ी। ये सारी जो चीजें हैं ये आपको प्रिलिमिनरी पहले चेक कर लेनी चाहिए, साथ में अथॉरिटी से अप्रूवल, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, बैंक लोन, ये सब चीजें अगर आपको मिल रही हैं, मैं कहूंगा तभी आपको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर ये आप सोच रहे हैं कि डेवलपर अच्छा है या नहीं है, तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा आपके लिए ठीक नहीं होगा ये। तो आगे से आने वाले टाइम में कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो इन चेक्स को आप पहले चेक कर लीजिए, फिर किसी भी प्रॉपर्टी को आप बाय कीजिए। जी, और ये बात कई बार इस यहाँ पर प्रॉपर्टी बाजार में हम उठा भी चुके हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अगर आपके संशय आता है आपके दिमाग में कि हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो अच्छी है या नहीं, तो वो ठीक नहीं है। पहले अपनी रिसर्च करें, उसके बाद अपना हार्ड अर्न मनी आप लगाएं किसी भी प्रॉपर्टी में। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जैसे कि इन्हीं का केस है कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इन्होंने कहा कि अब मेरी प्रॉपर्टी सही है या नहीं। यहाँ पे एक माइंडसेट ये है कि सस्ती अगर प्रॉपर्टी मिल रही है तो जल्दी से खरीद लेते हैं, हो सकता है बाद में मिले ना मिले। इस माइंडसेट के साथ लोग खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी प्रॉपर्टी खराब है, कहीं ऐसा तो नहीं बिल्डर हमें धोखा दे देगा। ये माइंडसेट बहुत ज्यादा हो गया है। कुशल जी, पहले आप इसका आंसर कर दीजिए। देखिए, प्रायर होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो घर की छत खरीद रहे हो सर के लिए, घर छत के लिए खरीद रहे हो, या फिर वो खरीद रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, बेसिक होमवर्क करना बहुत जरूरी है कि ये जो मैं चीज खरीदने जा रहा हूं, चाहे वो फ्लैट है, विला है, प्लॉट है, प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके का बाइंग है, तो उसमें मुझे जो भाव मिल रहा है, बिल्डर की जो वैल्यू है, उसका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या रहा है, उसने कब कब कैसे कैसे डिलीवर किया है, और सारे, जैसा कि साहब ने कहा, सारे के सारे प्रायर अप्रूवल्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। अगर ये होमवर्क पहले किया जाए, रेट के प्रलोभन में ना पड़ा जाए, चाहे 15 दिन लेट ले लें, लेकिन ले तो सब कुछ क्रॉस चेक करके ले, तो हमारा घर बिल्कुल सही आएगा अगर हम सारा होमवर्क कर ले तो। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हरीश जी पीतमपुरा से अगले कॉलर जुड़े हैं। हरीश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हरीश जी, टेलीविजन का वॉल्यूम कम करें आप पहले, उसके बाद पूछिए क्या है आपका सवाल। वॉल्यूम कम है बिल्कुल मेरा। चलिए, सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम। अच्छा, तो मेरे दो क्वेश्चंस हैं जी। एक तो ये है कि मेरा TDI सिटी कुंडली में एक 2 BHK फ्लैट मेरे को पोजीशन मिल गया है अभी किंग्सबरी में, तो उसे रखना चाहिए कि उसे सेल कर देना चाहिए? दूसरा मैंने एक स्पेनिया फ्लोर है वहीं थोड़ा सा आगे जाके, उसमें मैंने एक फ्लोर बुक कराया है 3 BHK। लोकेशन मेरी फ्रंट पे आ गई है उसकी, तो डीलर कह रहा है कि उसमें 5 लाख रुपए आपको प्रीमियम मिल जाएगा, आप उसको निकाल सकते हो। तो मुझे निकाल देना चाहिए कि उसको और होल्ड करना चाहिए और प्रॉफिट देगा ये? जी, तो आपने किंग्सबरी की प्रॉपर्टी क्या रेट बाय की है और अभी आपको क्या मिल रहा है उसके ऊपर? अभी सर जो डीलर बता रहे हैं वो बता रहे हैं मेरे को जो फ्लैट पड़ा है टोटल पोजीशन मिला के 33 का पड़ा है, आज की डेट में 45 मतलब मिल रहे हैं। डीलर कह रहा है 45 तक आपको मिल जाएगा उसमें। और आपने जो लिया है वो इन्वेस्टमेंट था आपका या फिर वो आपका रहने के लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था सर मैंने, दो हैं। मैं कहूंगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपने जिक्र किया, आपको अच्छा एप्रिसिएशन इससे मिल रहा है। अगर आपने कोई और प्रॉपर्टी आपको और अच्छी मिल रही है तो आप यहां से एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन इस बेल्ट पे देखने को नहीं आया है। पोजीशन तक आने पर भी आपको इस रेट पे 33 का आपको 45 मिल रहा है, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा एप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि 3 से 4 साल मिनिमम पहले आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी होगी। अपार्टमेंट में उस बेल्ट ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लॉट की होती तो शायद 3 गुना आपके रेट भी हो चुके होते। तो बेटर है, आपको कोई और ऑप्शन मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। सेकंड, आपने फ्लोर की बात की। फ्लोर अगर लोकेशन प्राइम है तो प्रॉपर्टी हमेशा लोकेशन के हिसाब से रिटर्न देती है। अगर प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है तो मैं कहूंगा थोड़े दिन और रिटेन कर लीजिए, उसके बाद 6 महीने साल भर के बाद डिसाइड कीजिएगा क्या करना है। सेकंड प्रॉपर्टी को आप थोड़ा रिटेन कर सकते हैं और फर्स्ट प्रॉपर्टी से आप एग्जिट रूट ले सकते हैं। जी, चलिए हरीश जी, तो पहली जो आपने प्रॉपर्टी बताई थी, आप अगर निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, लेकिन अभी दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने कही है वहां उसको होल्ड करने की सलाह आपको हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। फिलहाल हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जारी रहेगा हमारा डिस्कशन और आप लोगों से बातचीत।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार, जहां आज हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की। अफोर्डेबल हाउसिंग कितनी अफोर्डेबल रह गई है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले राजीव जी से बात कर लेते हैं। आगरा से जुड़े हैं राजीव जी, सवाल क्या है आपका, पूछिए। मैं प्रॉपर्टी सेक्टर 150 नोएडा में देख रहा हूँ जी। लॉजिक्स ग्रुप की। ये 550 फुट एरिया है जी। 3100 रुपए का ऑफर है। ये सही है कि नहीं प्रॉपर्टी? अच्छा, आप अपना बजट भी एक बार बता दीजिए हमें राजीव जी। बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। 3100 रुपए पर स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं आप? लॉजिक्स का है, न्यू वार्ड। नहीं, रेट क्या बताया आपने? 3100 में मेरे को मिल रहा है। 3100 रुपए पर स्क्वायर फीट? जी। देखिए, लोकेशन वाइज कोई बुरी लोकेशन में कहूंगा कि नहीं है। एक्सप्रेसवे की लोकेशन है और डेवलपर के कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। रेट मेरे को सूट कर रहा है आपका, और साइज भी छोटा है, तो इजीली आप इसे बाद में सेल भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको रिटर्न भी देगी और रेट्स भी मैं कहूंगा बहुत जायज हैं। तो बेटर है, प्रॉपर्टी को आप बाय कर सकते हैं, लेकिन लेने से पहले अपना होमवर्क करना ना भूलें। मैं आपको रेट्स के बारे में बता रहा हूं, लेकिन बाकी प्रिलिमिनरी चीजें सारी आपको एक बार चेक कर लेनी है। अथॉरिटी से अप्रूवल, बैंक लोन, डेवलपर के पास प्रॉपर्टी का पोजीशन, ये सब एक बार चेक करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी को बाय करें। जी चलिए राजीव जी, तो प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, लेकिन रिसर्च, जैसा कि हम अपने सभी दर्शकों को बोलते हैं कि रिसर्च अपनी आप जरूर कीजिए। सारी जो लीगल जितने भी चीजें होती हैं उनको क्लियर रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी रिसर्च करें। हमारे साथ कुशल जी हैं इकनॉम ग्रुप के, उनसे जानते हैं कि क्या क्या परेशानियां आती हैं डेवलपर के सामने जब अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है, खासकर इंडिया में जहां पर उतनी ज्यादा छूट नहीं दी जाती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं आप लोग कि थोड़ी सी अगर आप लोगों को मतलब छूट दी जाएगी तो उसके बाद और बेहतर तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस कर पाएंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहली मेजर दिक्कत आती है प्राइस एस्केलेशन की। हम अगर कोई भी बिल्डर किसी कस्टमर को कोई भी प्राइस ऑफर करता है आज सन 2012 में, तो उसकी डिलीवरी 2015 के आसपास जाके होती है, और सन 2012 से 15 तक का प्राइस खरीदने का कस्टमर का रेट एस्केलेशन फिक्स हो गया कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। बट क्या बिल्डर को भी वो सारे प्राइस फिक्स मिल पाते हैं? जिन जिन चीजों को साथ उसने मकान डिलीवर करना है, चाहे वो सीमेंट हो, लोहा हो, ईंट हो, या वो डेली वेजेस के चार्जेस हो लेबर के या किसी भी चीज के, वो सभी चीजें 3 साल तक कंटिन्यूअस बढ़ती रहती हैं। और वो बढ़ते बढ़ते जब इतनी बढ़ जाती है कि कई बार ऐसा लगता है कि ये जितने का पड़ रहा है उतने से तो हम कम का बेच चुके हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर उसका कुछ भी हो सके, इट मे बी अ विजुअल थिंकिंग, बट अगर उस पर कुछ काम किया जा सके तो सबसे आसान होगा किसी बिल्डर को अपने वादे को पूरे तरीके से डिलीवर करना। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रदीप जी? देखिए, डेवलपर के साथ सबसे ज्यादा मेन इश्यू मैं समझता हूं कि लैंड कॉस्ट आती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ साथ लैंड कॉस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक लैंड कॉस्ट रिजनेबल नहीं होगी, डेवलपर वहां पे कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं दे सकता। तो अथॉरिटीज का ऐसा स्टेप उठाना है कि रिजनेबल रेट पे लैंड प्रोवाइड करना, जो कि डेवलपर उसे अफोर्डिंग में डेवलप कर सके, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है। साथ साथ टैक्सेस में रिबेट देना, अगर डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग को बना रहा है, एक मिनिमम रेट में दे रहा है जो वाकई में अफोर्डेबल है, तो उसमें टैक्सेस में भी कहीं हद तक रिबेट मिलना चाहिए, जिससे कि डेवलपर उस अफोर्डेबल हाउसिंग को बना सके और एक आम आदमी बेनिफिटेड हो पाए। जी और कई तरीके की बातें भी, कई खबरें भी सामने आई हैं कि ये कहा, अथॉरिटीज ने कई जगह ये भी कहा है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनवाइए, आपका जो लग्जरी में जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम आप लोगों को थोड़ी सी छूट दे देंगे, कुछ इस तरीके की भी एडिशनल एफआईआर की बात भी होती है कई बार कि आपको बनाना है तो हमको एडिशनल एफआईआर भी देंगे। इससे कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश अथॉरिटी द्वारा हमेशा की जाती है। अब ये कहीं जगहों पे हो पाती है, कहीं नहीं हो पाती। जब तक ये फुल स्विंग में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होगी, तब तक एक आम आदमी का घर का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, जिसके पास पॉकेट में मनी है, जो ले सकता है प्रॉपर्टी, वो तो ले ही रहा है, लेकिन आम आदमी जो नहीं ले पा रहा है, उसका सपना मेरे को पूरा होता नजर नहीं आएगा। जी
और दिल्ली एनसीआर में अब घर का सपना लेना थोड़ा आम महंगा आदमी भी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। महंगा भी हो गया है। विवेक जी से हम पहले बात कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। विवेक जी मयूर विहार फेज 2 से हमारे साथ हैं। विवेक जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी विवेक जी। हाँ जी, मैंने ग्रेटर नोएडा में GC 16/82 में एक फ्लैट बुक करवाया था, लगभग 1 साल हो गए हैं। जैसे कि हम वहाँ आधार में लटके हुए हैं, इसका क्या फ्यूचर है, कैसे क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक, प्रदीप जी। मेरे को एक बार लोकेशन आप फिर से बताइए। फोन लाइन पे नहीं है फिलहाल। वो नोएडा एक्सटेंशन में इन्होंने बुक किया है। अब जैसा कि अधर में लटका हुआ है, हालांकि एक क्लियरेंस की उम्मीद यहाँ पे बंधी है। देखिए, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की तरफ से क्लियरेंस आने की पूरी उम्मीद हो गई है अब तो, और काफी हद तक मैं कहूंगा मामला सुलझ चुका है। लेकिन फार्मर्स फिर से एक बार रेडी हुए हैं अपोज करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि अभी वेट एंड वॉच करने की पॉलिसी आपको अपनानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, वेट करने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। थोड़ा इंतजार की, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती है और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। होल्ड करें तब तक, जब तक प्रॉपर्टी को होल्ड करें। प्रॉपर्टी होल्ड करने की सलाह है जब तक कुछ क्लियर नहीं होता है वहां। प्रदीप हमारे साथ वैशाली से हैं। जी प्रदीप, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है हमें, पूछिए क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल ये है आपसे, मेरे पास इस समय वैशाली में ऑलरेडी एक GDA की प्रॉपर्टी है, ग्राउंड फ्लोर रो हाउस में। मेरे को एक अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गाजियाबाद वैशाली से नियरेस्ट किस बजट में एक 2 BHK हमें मिल पाएगा? किस बजट में? बजट आप एक थोड़ा सा अपना होराइजन हमें बता दें कि इतना आप बजट में ले सकते हैं, इतना बजट आप ले सकते हैं, यहाँ तक का आप फ्लैट ले सकते हैं। आप 50 लाख के आसपास, और मेरा जॉब गुड़गांव में है, तो मेरे को जानना है कि यहाँ के आसपास मेरे को कहाँ मिल सकता है। 50 लाख आपका बजट है, और आपको गुड़गांव के आसपास चाहिए या वैशाली और गाजियाबाद में? नहीं, मैं वैशाली से गुड़गांव जाता हूँ, मैं वैशाली में ही इंटरेस्टेड हूँ, वैशाली के आसपास एक 5 किलोमीटर के सर्किल में। चलिए कुशल जी, आप एडवाइस करेंगे इन्हें? 50 लाख इनका बजट है। वैशाली के आसपास 3-4 जगह है जहां पे आप ये जगह देख सकते हैं। बिल्कुल सबसे नजदीक में वसुंधरा है। वसुंधरा में 4-5 नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उनमें भी ऑफर्स शुरू होने वाले हैं। उससे बिल्कुल सटा हुआ इंदिरापुरम के कुछ एरियाज है। इंदिरापुरम में कुछ बिल्डर्स की सोसाइटीज अंडर डेवलपमेंट है, कुछ की डिलीवरी आ गई है और कुछ अभी बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। तो वहां वो आपका सेकंड ऑप्शन हो सकता है। और कुछ 6 किलोमीटर आगे चलेंगे तो NH58 करके एक बहुत मशहूर जगह पे राजनगर एक्सटेंशन के नाम से एक जगह आबाद हुई है। वहां पे तकरीबन 15 से ज्यादा बिल्डर्स इस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में है। तो ऑप्शंस है, 3-4 ऑप्शंस है। थोड़ा सा घर से बाहर निकल के होमवर्क कीजिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये 2-3 ऑप्शंस आपको बताए गए हैं प्रदीप जी, और ये एडवाइजेबल आपके लिए ये है कि जो ऑप्शंस आपको बताए गए हैं एक बार आप वहां पर जाकर देखिए, प्रॉपर्टी को देखिए किस तरह की प्रॉपर्टी है, उसके बाद आप यहां पर इन्वेस्ट करें। ऑप्शंस आपके पास काफी सारे हैं, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। यहां पर नोएडा एक्सटेंशन, कुशल जी, एक ये माना जा रहा था कि एनसीआर में अगर कहीं पे अफोर्डेबल घर खरीदे जा सकते हैं तो वो नोएडा एक्सटेंशन है, लेकिन अब जब NCRPB की नॉड मिलती नजर आ रही है, क्लियरेंस मिलती नजर आ रही है, तो ये भी अब पॉकेट से बाहर जाता दिख रहा है। देखिए, अफोर्डेबिलिटी का कोई पैमाना नहीं है। अगर अफोर्डेबिलिटी आप उसको दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो ये हमेशा ही अफोर्डेबल रहेंगे। दिक्कत क्या है, इस दिल्ली NCR में एलियंस, इट इज एन एलियन सिटी। यहाँ पे बाहर से लोग काम करने आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान में अपना एक घर, अपनी एक छत होती है। तो उनको एक यहाँ पे रहने के लिए या दिल्ली शहर में बसने के लिए एक और दूसरी छत चाहिए होती है। दूसरी छत में उनकी ये कोशिश रहती है कि जितने कम से कम पैसे में आ जाए उतना बेहतर है। मेरे पिता का, मेरी माता का, मेरे घर वालों का एक घर तो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के किसी शहर में। तो अगर उसमें उस अफोर्डेबिलिटी का पैमाना नापना बड़ा ही सवाल वाला क्वेश्चन है, बट है, अफोर्डेबल है, हर तरीके से अफोर्डेबल है अगर कंपैरिजन सही जगह से किया जाए तो। यानी कि ये बात तो तय है कि रेट्स बढ़ेंगे। रेट्स बढ़ने लाजमी है, क्योंकि पिछले 18 महीने में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है, कोई भी एक ऐसी चीज जो महंगी ना हुई हो, और 19 सब चीजों से मिलकर घर बनता है। तो घर कैसे सस्ता रह सकता है? चलिए, ये इंडिकेशन तो हमने पहले भी प्रॉपर्टी बाजार में जब डिस्कशन किया था ये दिए थे कि रेट्स बढ़ने वाले हैं। हालांकि कितने बढ़ेंगे ये तय नहीं है। ये भी जानेंगे प्रदीप जी आपसे कि आपको क्या लगता है कितना प्राइस और बढ़ सकता है, वहां पे रेट्स कितने बढ़ सकते हैं। लेकिन नवनीत जी से हम पहले बात कर लेते हैं, पांडव नगर से हैं। नवनीत जी पूछिए, क्या सवाल है आपका?
मैम मेरे को पता, दो क्वेश्चन है मेरे। जी। एक, मैंने पारस 13 में फ्लैट बुक कराया हुआ है सेक्टर 137 एक्सप्रेस वे, और एक मैं प्लॉट खरीदना चाहता हूँ ग्रेटर नोएडा, ओमिक्रॉन 3rd है वहाँ पे, वहाँ खरीदूं या यमुना एक्सप्रेस वे पे, कौन सा बेटर रहेगा और फ्यूचर क्या है दोनों का? आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं? नहीं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं? देखिए, प्लॉट के लिए मैं कहूंगा कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं जो कि 4750 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के आसपास अलॉटेड थे, उसमें करीब 6 से 7 हजार रुपए का प्रीमियम चल रहा है। आप अथॉरिटी के प्लॉट्स लें, ज्यादा बेटर मेरे को नजर आ रहा है। लोकेशनल एडवांटेज है उसको, अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, उससे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी मिलने के आसार नहीं है, पोजीशन में डिले मिलने के आसार नहीं है, तो आप प्लॉट वहां दे सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा फॉरेस्ट एरिया के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, तो मैं कहूंगा प्रॉपर्टी अच्छी है। इस टाइम 3900 के आसपास सेकेंडरी मार्केट में भी मूव कर रही है। प्रॉपर्टी को अभी रिटेन रखें, अभी और उसमें एप्रिशिएशन आने की गुंजाइश है। नोएडा एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में भी आपको फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, और रहने के मतलब के लिए भी आपके लिए वो अच्छी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को आप रिटेन करें जी। चलिए नवनीत जी, उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब मिला है आपको, और हमारे साथ और भी दर्शक जुड़ सकते हैं। जो नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डिस्कशन जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार, जहां हम बात अफोर्डेबल हाउसिंग की कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन में क्लियरेंस मिलती जो नजर आ रही है, प्रदीप जी क्या देखते हैं आप, कितना फीसदी का इजाफा होगा वो रेट्स में? देखिए, जिस हिसाब से अथॉरिटीज का जो लैंड के इसमें कंपनसेशन दिया गया है फार्मर्स को, उसका इम्पोज होना और रॉ मटेरियल के कॉस्ट को काफी ज्यादा बढ़ोतरी होना, तो ये सब चीजों को मिला के देखा जा रहा है कि जो अब तक 1800 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास ही कंस्ट्रक्शन टोटल रेट पे डेवलपर सेल कर रहा था, वो प्रॉपर्टी रफली 3200 के आसपास मेरे को आती नजर आ रही है। अब जो आने वाले टाइम में डेवलपर्स इस रेट पे फ्रेश जो ओपनिंग करेंगे, नए ग्रुप प्रोजेक्ट्स की ओपनिंग करेंगे, उनका रेट कहीं हद तक 3200 के आसपास आएगा, तब डेवलपर को उसमें शायद कोई मार्जिन मिल पाए, नहीं तो उसे एट पार जो रेट उसने सेल किया है वो बहुत ज्यादा वो लॉस भी हैंडल करना पड़ेगा उन्हें जी। तो यानी कि रेट बढ़ने तो और कहीं ना कहीं अपना डेवलपर की मजबूरी भी है, और जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ी है तो उसे उस रेट पे लाना मजबूरी है उसकी। कुशल जी, एक बात ये भी आ रही है कि जो एग्जिस्टिंग वहां पर जो जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे हैं, उन लोगों के लिए रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, ये भी कई लोग जानना चाहते हैं। नो एस्केलेशन पॉलिसी तो हमेशा से ही बिल्डर्स ने ऑफर करी है, बट नोएडा एक्सटेंशन के केस में देखना पड़ेगा, जहां पे सभी ओर से इफेक्ट आया है, चाहे वो सरकारी अथॉरिटी हो या वहां के लोकल किसान हो, सभी की वजह से, काम रुकने की वजह से, रेट बढ़ने की वजह से, या चीजों का रेट बढ़ जाने, कमोडिटीज का रेट बढ़ जाने की वजह से रेट में इफेक्ट तो बहुत ज्यादा आएगा। जैसे कि मिश्रा जी ने कहा कि नुकसान होगा अगर उस रेट पे फ्लैट दे पाया अगर बिल्डर, तो देखना होगा क्या बीच का रास्ता निकलेगा। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं फोन लाइन पर, रंजन है, रंजन हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। रंजन, क्या है आपका सवाल, पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मैं NH24 में अभी एक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वेव सिटी में, तो ये प्रोजेक्ट कैसा है और इसका फ्यूचर कैसा है? सेकंड क्वेश्चन है मेरा, अलवर बाईपास पे मैं एक प्लॉट लेना चाहता हूँ, तो ये दोनों का क्या एडवांटेज रहेगा? अलवर बाईपास पे प्लॉट लेना चाहते हैं कुशल जी? अलवर बाईपास भिवाड़ी रोड की बात कर रहे हैं आप जो? जी हाँ जी हाँ। बहुत अपकमिंग जगह है, वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कार कंपनी का बहुत बड़ा प्लांट भी आ रहा है। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। वहाँ पे कई डेवलपर्स ने पिछले 4 सालों में प्लॉट्स ऑफर किए हैं, और उन प्लॉट्स का रेट भी काफी बड़ा है, तो इट इज अ गुड ऑप्शन। अगर आप देखें उसमें तो अच्छा रहेगा। तो मैं वहां पर कितने साल का ओरिजिनल लेके चलूं, 3 साल का या? कम से कम 4 से 5 साल का। काफी स्पीड से वो जगह बढ़ी है। 2004 से वहां पे बिल्डर्स ने आना शुरू किया था, काम होना शुरू किया था, बट एक्चुअल काम जो है वो 2009 के बाद हुआ है उस एरिया में। तो अभी भी अगर आज भी कुछ लेने जाते हैं तो तकरीबन 4 साल का होराइजन ऑफ मैच्योरिटी मान के चलिएगा। तो चलिए 4 साल का होराइजन आपको रखना है। प्रदीप जी, NH24 वेव सिटी के बारे में भी जानना चाहते हैं। देखिए, मैं जैसे अभी हमने बताया कि सारा होमवर्क एक बार आप कर लीजिए। बहुत ज्यादा अभी वहाँ फार्मर्स की तरफ से भी
कुछ डिस्प्यूट अभी सामने आया है। मैं कहूंगा अगर अवॉइड कर सकते हैं तो उस एरिया को अवॉइड कीजिए, उस प्रोजेक्ट को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स की तरफ से कई बार ऑब्जेक्शन सामने आई है उस एरिया में। बेटर है कि जहां पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऐसे किसी प्रोजेक्ट में आप बाय करें तो आपके लिए ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होगा और प्रॉपर्टी फ्यूचर में आपको रिटर्न भी दे पाएगी। NH24 की लोकेशन आपने देखी है, NH24 पे ही लेफ्ट हैंड साइड में लाल कुआं के पास कुछ प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप वहां देख सकते हैं। जी चलिए रंजन जी, तो आपको ये सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट की NH24 वेव सिटी की जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन तलाश सकते हैं तो थोड़ा से ऑप्शंस आप और देखिए, आपके बजट में कौन सा ज्यादा सूट करता है, आपको एक बेहतर ऑप्शन आप तलाश करना शुरू कर दीजिए। नीतू जी से बात करेंगे, पीतमपुरा से जुड़ी हैं। जी नीतू जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीतू जी, पूछिए सवाल। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी ये जो डीजे का इन्होंने पावर टोनी बंद कर दिया है, जैसे नरेला में मेरे फ्लैट्स है 2, तो अभी जस्ट मैंने अभी परचेज किए थे, तो अभी जस्ट नेक्स्ट डे ही जैसे उन्होंने बंद कर दिया, तो अभी इसका क्या है ये पावर टोनी? आप सवाल दोहराएंगे नीतू जी, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो नरेला में डीजे के फ्लैट्स हैं जी, हाँ, वहाँ पर वो HP के हैं, HP का मतलब हाइपर केयर के जो है, मैंने अभी जस्ट पहले मेरे प्री होल्ड था वो मैंने सेल किया और जस्ट थोड़ा पैसा बच गया तो मैंने वही डीजे की प्रॉपर्टी और ले ली। 11 लाख का फ्लैट लिया LIG HP का, तो 2009 की अलॉटमेंट है। जस्ट मैंने उसको सेल करना था, जस्ट मुझे मेरा सेल भी हो गया, बट अब वहाँ पावर अटॉर्नी बंद हो गया है, जैसे HP का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अब वो कब तक खुलेगी, कुछ है चांस खुलने के? देखिए, पावर ऑफ अटर्नी जो बंद किया गया है उसमें खुलने के लिए उसे बंद नहीं किया गया, उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मोड अब तक माना जा रहा था तो उसको बंद किया गया है। HP अगर आपके हायर परचेज में आपकी प्रॉपर्टी है और उसमें क्लॉज डला है कि आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, उस केस में आपने पावर ऑफ अटर्नी लिया है तो बेटर है जो टाइम क्लॉज है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं करा सकते और उसके बाद ही किसी टाइप की कोई ट्रांजैक्शन करें। मैं कहूंगा अगर आप कर चुके हैं तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। जी नीतू जी, चलिए उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिला है आपको। कुशल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं आप अफोर्डेबल हाउसिंग में, अगर डेवलपर जो है वो और फोकस करे तो आप लोगों की क्या क्या डिमांड्स हैं सरकार से? देखिए, घर का सपना पूरा कर रहे हैं और सबसे मेहनत का काम कर रहे हैं। 3 से 4 साल तक कंटिन्यूअस एफर्ट के बाद और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के बाद एक घर डेवलप होके डिलीवर हो पाता है। तो अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी पैकेज मिल सके जिसमें उन पर्टिकुलर चीजों पे जो हम एक आम आदमी को घर बनाने के लिए दे रहे हैं, उस पे चाहे वो कोई सी भी टैक्सेशन हो या कोई भी ऐसे स्टेचुरी टैक्सेस हो जो जिनको घटाया जा सके, या कोई रियायत ऐसी मिल सके, या कोई ऐसी स्पीड काम करने की फास्ट की जा सके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर वो सरकार या सरकारी एजेंसीज की तरफ से मिल जाए तो एक डेवलपर स्पीड के साथ और क्वालिटी के साथ इस घर को डेवलप करके डिलीवर कर सकता है। चलिए, ये कुछ डिमांड में से एक इम्पोर्टेंट डिमांड है आप लोगों की। अश्विनी जी हमारे साथ हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अश्विनी जी नोएडा से हैं। अश्विनी जी, क्या है सवाल, पूछिए। एक चीज जानना चाहता हूँ, मैंने जो बुडाकी स्टेशन है ग्रेटर नोएडा में, उसके पास अंसल API ने सुशांत मेगा पुलिस की एक सिटी बनाने जा रहा है, उसमें 86 गज 86 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट बुक कराया है। उसमें सर बने रहने में फायदा है, जो प्रीमियम मिल जाए या निकल जाने में फायदा है? आप ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, ग्रेटर नोएडा में जो है परी चौक से 6 किलोमीटर आगे बुडाकी स्टेशन के पास अंसल API सुशांत मेगा पुलिस बना रहा है एक सिटी करके, उसमें 86 गज का प्लॉट मैंने बुक कराया सर। क्या रेट बुक किया है और अभी आपको क्या मिल रहा है? सर मैंने भी 16,160 रुपए पर गज बुक कराया है। तो अभी तो मैंने जैसे जानकारी नहीं की क्या मिलेगा इस पे, लेकिन जो है 16,160 रुपए गज मैंने बुक कराया सर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने 16,000 का रेट बुक किया। जैसा हमने अभी बताया कि वहां पे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ भी आप देख सकते हैं, वहां पे अथॉरिटी ने 4750 के रेट प्रॉपर्टी निकाली थी। 6,500 रुपए के आसपास प्रीमियम चल रहा है। तो ओवरऑल कॉस्ट देखते हैं तो कंपेयर करने पे आपको यहाँ ज्यादा रिजनेबल नजर आ रहा है। प्लॉट साइज जरूर छोटा नहीं मिल पाएगा, आपको यहाँ करीब करीब 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिलेगा। तो अगर थोड़ा बड़ा बजट अपना और एनहांस कर सकते हैं तो मैं कहूंगा यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट्स को लीजिए, यहाँ कंपैरेटिवली आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी
चलिए अश्विनी जी, तो अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ आज आप दोनों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे शो में शामिल होने के लिए। तो प्रॉपर्टी बाजार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।